हेलो स्टूडेंट, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे समस्थानिक। इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स या समस्थानिक ये होता है एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व एक ही है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। दी different atoms of same element which have same atomic number which have the ये हुआ आइसोटॉप्स में कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान अंक भिन्न भिन्न होते हैं या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। The different atoms of same element which have the different atomic mass या which have different mass number is called isotopes। मतलब isotopes are the atoms of same element which have different mass number। अब देखो, जैसे कार्बन है तो देखो कार्बन है तो ये कंफर्म है कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। देखो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक भिन्न भिन्न होते हैं या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। 6C का एक एटम है जिसका मास नंबर 12 है और एक और है 6C14। अब देखना है 6C12 और 6C14। अब इन दोनों में देखना 6C12 भी कार्बन का ही एटम है। मतलब देखो एलिमेंट क्या है तत्व क्या है कार्बन। एक ही तत्व कार्बन के दो परमाणु हैं। इनमें देखो जरा अपन देखें 6C12 बेटा मैंने देखा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो क्या हुआ, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। The different atoms of same element which have the different mass number, मतलब इनके जो मास नंबर हैं वो अलग अलग होते हैं और इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। मतलब इनकी परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परंतु इनके द्रव्यमान अंक भिन्न भिन्न होते हैं। अब जो द्रव्यमान अंक में ये भिन्नता किसके कारण होती है कि देखो इनमें उतने ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों में उतने ही प्रोटॉन है, पर इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। दे हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। मतलब इसमें न्यूट्रॉन है 6 और इसमें न्यूट्रॉन है 8। अब देखो सबसे ज्यादा जो तत्व जिसके समस्थानिक पूछे जाते हैं ये है हाइड्रोजन H। हाइड्रोजन तो इसके 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन, दूसरा ड्यूटीरियम, दूसरा है ड्यूटीरियम और तीसरा है ट्राइटियम। ये है 1H1, ये है 1H2 और ये है 1H3। एक है 1H1, एक है 1H2, एक है 1H3। एक जो है एक है 1H1
एक 1H2 और एक 1H3। देखो अब इसका देखो इसका एटॉमिक नंबर, देखो एटॉमिक नंबर जो होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है, यह किसी भी तत्व की पहचान होती है। मतलब ये इससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। तो देखो यदि अपन ने कह दिया 6, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है, तो ये पक्का हो गया कि वो कार्बन ही है। जो द्रव्यमान संख्या है या जो द्रव्यमान अंक है या मास नंबर है, ये पहचान किसी भी तत्व की पहचान नहीं हो सकती है। पहचान हम किससे करते हैं? परमाणु क्रमांक से, एटॉमिक नंबर से। अब देखो इसमें तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है, पर ये जो है परमाणु तो अलग अलग है। एक में अब देखो क्या अंतर है इसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान से देखना, एक तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि Z का मान 1 है। तीनों में एक एक प्रोटॉन है क्योंकि Z का मान 1 है। पर इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? A माइनस Z। तो देखो A माइनस Z करेंगे, इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। मतलब इनमें दे हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अब फिर से मैं जाऊं, देखो एक ही तत्व क्या है? हाइड्रोजन। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक अलग अलग होते हैं या डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। The atoms of same element which have different mass number, उनके मास नंबर अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन, या इसको मैंने थोड़ा लिख दूं प्रोटियम, ये कहलाता है प्रोटियम, ये कहलाता है ड्यूटेरियम, ये कहलाता है ट्राइटिशियम। 1H1, 1H2, 1H3, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक प्रोटॉन है, और इसमें 0 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पर किसी भी तत्व की केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉन पर, और उसके भौतिक गुण इलेक्ट्रॉन पर, या अपन क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं किस पर? Z पर। और जो भौतिक गुण हैं वो निर्भर करते हैं किस पर? A पर, मतलब मास नंबर पर, द्रव्यमान अंक पर या द्रव्यमान संख्या पर। तो इसका आशय क्या हुआ कि इनके समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। The isotopes have same chemical properties, but they have different physical property। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है, ये अलग अलग होती है या इनमें भिन्नता होती है। तो क्या हुआ? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। The atoms of same element which have the different mass number। अब इसके बाद आया समभारिक समभारिक तो नाम से स्पष्ट है कि इनके क्या होंगे? द्रव्यमान अंक समान होंगे, पर ये एक ही तत्व के नहीं होंगे। देखना, यदि जैसे कोई 2 तत्व हैं, उनके Z भी समान है, A भी समान है, मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट सेम है।
यदि उनका जेड भी समान है और ए भी समान है तो वो एलिमेंट सेम है। यदि उनका जेड समान है पर ए डिफरेंट है, मतलब क्या हुआ कि जेड समान है, मतलब क्या है कि एलिमेंट तो एक ही है, तत्व तो एक ही है, परंतु उसके परमाणु अलग अलग हैं। जैसे अभी हमने पढ़े कि कार्बन का एक परमाणु जो है उसका द्रव्यमान अंक 12 है और जो कार्बन का दूसरा परमाणु है उसका द्रव्यमान अंक जो है वो एक का 12 है, एक का 14 है। क्यों? तो ठीक है, अब इसमें क्या है, क्योंकि एक में 6 न्यूट्रॉन है और इसमें एक में 8 न्यूट्रॉन। अब इसके बाद अब हम आ गए समभारिक आइसोबार, पर इसमें क्या है, इसमें तत्व भी अलग अलग है। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक समान होते हैं। अब इनमें द्रव्यमान अंक समान है, पर ये बात ध्यान रखना, द्रव्यमान अंक तो समान है परंतु उनके जो तत्व हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब क्या हुआ कि विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके की द्रव्यमान अंक समान होते हैं उन्हें हम समभारिक कहते हैं। The different atoms of different element which have the same mass number is called isobars। अब देखो, जैसे Ca40, अब कैल्शियम लिखा तो यह है 19Ca40। देखो इसका मतलब समझना, 19Ca40 मतलब ये लिखा, इसका मतलब क्या है, ये इसका है Z, मतलब परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, और ये है A, ये है द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। मतलब दूसरे शब्दों में इसमें इलेक्ट्रॉन है 19, प्रोटॉन है 19 और न्यूट्रॉन है 21। ठीक, अब इसके बाद इसको हमें लिखना है, तो देखो अब इसके बाद 20 20 पोटेशियम 40 या 20 एक और होता है और अच्छा उदाहरण AR 18AR40 18AR40। अब देखना है, इसमें Z है 18, मतलब तत्व भी अलग अलग हो गए, पर इसमें भी A जो है इसका भी 40 है और इसका भी 40 है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है 18 और 40 में से ये आ गए 22। इसके जो एक और लिखा था वो भी हो सकता है, ये हो गया 20 है ना, 20 ये हो गया 19 18 और 19। एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये है बेटा पोटेशियम और ये है कैल्शियम और ये 8 8 1 16 17 18 और 19। ये इसमें है 20 20 और 20। ये तीनों है आइसोबार्स या समभारिक। मतलब क्या हुआ, अलग अलग तत्व के वे परमाणु, अलग अलग तत्व के, मैंने ऐसा लिखा अलग अलग, मतलब अलग अलग क्यों है, एक का Z 18, एक का 19, एक का 20। अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक समान होते हैं ये कहलाते समभारिक। मतलब पोटेशियम, आर्गन और कैल्शियम 19 के 40, 18 AR 40 और 20 कैल्शियम 40, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों जो हैं ये आइसोबार्स हैं, समभारिक हैं। ये है आइसोबार्स या समभारिक। तो क्या हुआ कि ये हो गया समभारिक या आइसोबार्स, तो दोनों हो गए समस्थानिक आइसोटॉप और समभारिक आइसोबार्स। ठीक, अब इसके बाद मैं एक उदाहरण देता हूं कि आपको O16
Me 24, O 18, Mg 24, यह लिख दिया मैंने 8, 11 और ये 12। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें समस्थानिक तथा समभारिक छांटिए, तो इसमें बहुत सिंपल है, ये दोनों आपस में समस्थानिक है और ये दोनों चौखुट्टे चौखुट्टे वाले एक दूसरे के समभारिक हैं। पक्की बात है, समस्थानिक कौन से होंगे? जिनके जो तत्व समान होंगे, दोनों ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन में का जो द्रव्यमान अंक है वो 16 है और दूसरे ऑक्सीजन का द्रव्यमान अंक जो है वो 18 है। एक ऑक्सीजन का 16 है और एक का 18 है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया इनको छांटना। अब इसके बाद बेटा अगला, ये जो है अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए और न्यूट्रॉन हो गए। अब प्रश्न होता है कि ये किसी परमाणु में किस प्रकार से रहते हैं, मतलब ये किसी एटम में इनकी सिचुएशन कैसी रहती है। दो फल होते, तरबूज और खरबूज। तो जो तरबूज जो फल है उसमें क्या है, हमने इनको माना बीजे और गूदे। तो जो तरबूज फल होता है उसमें क्या होता है कि जो बीजे और गूदा एक साथ होता है ना, जो लाल वाला है उसमें कि हम जब खाते हैं तो उसमें बीजा और गूदा एक साथ निकलता है। और जो दूसरा फल होता है खरबूज, उल्टा नहीं बोल दिया, चलो ठीक, मतलब जो पीला वाला होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो है वह जो बीज है वो होते हैं बीच में और गूदा होता है उसके चारों। तो इस आधार पर अब अलग अलग दिमाग लगाए, सब जो आइडिया है वो नेचर से या प्रकृति से लिया। तो पहला जो मॉडल था वो था थॉमसन का मॉडल। पहला जो परमाणु का यह मॉडल था वो था थॉमसन का मॉडल। इसके लिए अलग अलग इन्होंने खोज की और इसके बाद जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो इन्होंने क्या बताया, थॉमसन ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन केवल अभी अपन आए दो पर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ये किसी परमाणु में समान रूप से वितरित होते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि ये गोलाकार परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से वितरित होते हैं। ये कहलाता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन ने ये बताया कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, एक देखो ये कौन सा हो गया, ये लाल वाला, ठीक, लाल वाले के समान हो गया ये। तो इसमें क्यों, क्योंकि उसमें गूदा और जो बीज है वो एक दूसरे में मिले हुए हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक, तो क्या हुआ कि जो थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या आया कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये केवल ऐतिहासिक महत्व का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, इसको बाद में अमान्य कर दिया गया। अब इसके बाद जो अगला मॉडल आया वो आया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये आया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो जो रदरफोर्ड थे, इन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। इन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। आप समझो, पहली चीज हुई है अल्फा कण। अब अल्फा कण क्या होते हैं, ये होते हैं हीलियम के नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। मतलब हीलियम जो है इसमें जो है इसमें दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए। तो मतलब क्या है, अल्फा कण एक ऐसा कण है जिसका आवेश है धन 2 और इसका जो द्रव्यमान है वो है 4। इसका द्रव्यमान है 4 AMU
मतलब ये लगभग लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से दो, देखो प्रोटॉन से 2 गुना है आवेश में, 2 गुना है आवेश में, और 4 गुना है द्रव्यमान में, है ना। ये 2 टाइम्स है काय से, प्रोटॉन से चार्ज में, इस पर भी प्लस है उस पर भी प्लस है, और इसका जो द्रव्यमान है वो है 4। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि ये ली सोने की पतली पन्नी, थिन गोल्ड फॉइल, बिल्कुल बहुत ही पतली, जैसे जो हमारे फॉइल मतलब जो हम जिस पर खाना लपेटते, रोटी लपेटते हैं, या और पतली जो बर्फी पर चढ़ी होती है वो कहलाती फॉइल। तो इस पर सोने की पतली पन्नी पर ये जो है अल्फा कण, मतलब अल्फा कण मतलब एक ऐसे कण जिनका द्रव्यमान इससे प्रोटॉन से 2 गुना और 4 गुना और आवेश 2 गुना इसकी बौछार की। तो उन्होंने ये देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग पर विचलित होते हैं, और कुछ अल्फा कण लगभग, कुछ इसमें थोड़ा थोड़ा अलग है, हजारों में से एक, समझ लो 5000 10,000 में से एक, कुछ अल्फा कण जो होते हैं वे अपने मार्ग पर वापस आ जाते हैं। अब देखो 3 चीज आई। पहला कि अब इनका निष्कर्ष समझिए। पहला, अधिकांश अल्फा कण जो है वो सीधे निकल जाते हैं। हमने एक मकान है, हमने कहा भैया इसमें पत्थर मारो, तो तुमने पत्थर इसमें मारना चालू किया। मकान के उस तरफ भी दीवार, हम क्या देख रहे हैं, जितने पत्थर मार रहे हैं वो उस तरफ निकल जा रहे हैं। इसका क्या मतलब निकालेंगे कि भैया जो मकान है उसके अंदर कोई सोफा, कुर्सी, दरवाजा नहीं है, मतलब वो कमरा जो है वो खाली है। तो क्या हुआ कि जब सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होते हैं, मतलब ये ऐसे हो जाते हैं, ये ऐसे हो जाते हैं, और कुछ अल्फा कण ये जो है ये 10,000 में से एक, ये अपने मार्ग पर वापस आ जाते हैं। अब जरा इसे देखना कि Rutherford bombarded the alpha particle in thin gold foil. They observed that the almost the alpha particles are unaffected by thin gold foil, and some alpha particles are deflected by small angle, मतलब ये बहुत छोटे छोटे कोणों से विक्षेपित होते हैं। they are deflected by small angle, and बहुत कम अल्फा पार्टिकल अपने मार्ग पर वापस आ जाते हैं। सम अल्फा पार्टिकल आर रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ, जैसे जाए थे वैसे ही वापस आ गए। अब देखना, अब इसमें 3 चीजें हैं। तो पहला क्या हुआ कि जब सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होते हैं, तथा कुछ अल्फा कण जो होते हैं वे अपने मूल मार्ग पर वापस आ जाते हैं। अब देखना, पहला था उनको, उसका क्या निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली या खोखला होता है। द ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी आर होलो, मतलब इसमें कुछ भी नहीं होता, ज्यादातर भाग खाली होता है। ऑलमोस्ट द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। अब क्या होता है कि अब जरा थोड़ा इसको समझना कि हमारे पास चूहे हैं, बहुत सारे कमरे में हैं। अब यदि चूहे जो है, बिल्ली जब आएगी तो चूहे भागेंगे, मतलब, और यदि ऐसा हो जाए कि हमारे पास एक कमरे में 1000 चूहे हैं या 100 चूहे हैं, बिल्ली आई तो एक बिल्ली क्या हुआ, एक बिल्ली जिस डायरेक्शन, एक कमरे में 100 चूहे हैं, अब इसमें जो है ज्यादातर जो है बिल्ली निकली तो वो सीधी निकल गई इस पार से उस पार, पर एक बिल्ली क्या हुआ, एक बिल्ली जो है ये अपने ये लौट के आ गई। अब इसका क्या मतलब निकला कि ये लौट के क्यों आई, क्योंकि वो 100 चूहे पूरे इकट्ठे थे।
अब यदि पूरे वो इकट्ठे थे, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि वो जो है बिल्ली पर भारी थे, है ना। अब सोने में क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, यानी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, एक बिंदु पर केंद्रित है। ये क्या है, एक बिंदु पर केंद्रित है। मतलब किसी भी परमाणु का जो तीसरा, इस लास्ट का निष्कर्ष, किसी भी परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश एक बिंदु पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान मतलब भार भी और उसका आवेश भी, धन आवेश, एक बिंदु पर केंद्रित रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। दी mass and charge of the atom is centralized at a point, it is called its nucleus, मतलब वो कहलाता है उसका नाभिक। अब हम साधारण भाषा में कहने लगे कि क्या कहते हैं कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं नाभिक में। मतलब बात वही हुई कि क्या हुआ कि किसी परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान, किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं, एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। तो क्या हुआ, जब रदरफोर्ड ने सोलह की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की, तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होते हैं तथा कुछ अल्फा कण अपने मूल मार्ग पर वापस आ जाते हैं। इस आधार पर रदरफोर्ड ने यह बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है तथा परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा आवेश एक बिंदु पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। अब आ गया ये तरबूज खरबूज में जो पीला वाला, बीच में बीजे और आसपास भूजा। तो ये जो है ये जो है दोनों तरह के ये जो है मॉडल है, ये हुआ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो क्या हुआ, सोने की पतली पन्नी पर रदरफोर्ड जब अल्फा कणों की बौछार की, तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो है वह सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विच्छेदित होते हैं तथा कुछ अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस आ जाते हैं। इस आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा आवेश एक बिंदु पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। When Rutherford bombarded the alpha particle on thin coil foil, they observed that almost the alpha particles are unaffected by the foil, and some alpha particles are deflected by small angles, and some alpha particles are returned back to their original path. It observed that the almost part of the atom is empty, and the mass and charge of the atom is centralized at a point, it is called its nucleus. तो ये कहलाता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड का नाभिकी मॉडल। अब इसके बाद जो अगला है वो है बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स एटॉमिक थ्योरी। पर बेटा इसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक में। ओके बेटा, थैंक यू।